नेगेटिव चार्ज जब मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप होगा तो NO2 ग्रुप में डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, ये बन जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर आपका NO2 क्या है, माइनस आई को शो कर रहा है ना, तो माइनस आई को शो कर रहा है, साथ में माइनस आर को भी शो कर रहा है। माइनस आर मतलब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि फिनॉल और अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है, उनकी एसिडिटी में क्या डिफरेंस होता है, लैब में हम फिनॉल और अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ मैंने अपने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल के आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ दें तो उससे फिनॉल की एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिडिटी घटेगी कि बढ़ेगी, ये सब चीज हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड कर रहे हैं वो किस तरह का होगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे आर्थो, पैरा और मेटा पर, वो माइनस आई को शो करेगा कि प्लस आई को शो करेगा, माइनस आर को शो करेगा कि प्लस आर को शो करेगा। अब यहाँ पर जो भी आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है वो सब यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, जीओसी में जो भी आपने पढ़ा है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स फिनॉल पर ऐड कर रहे हैं और कहां पर ऐड कर रहे हैं, पोजीशन कहां पर ऐड कर रहे हैं, आर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, कहां पे ऐड कर रहे हैं, किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स है, कौन सा इफेक्ट वो शो कर रहा है, और उसकी वजह से ही, उस सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से ही फिनॉल की एसिडिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, एसिडिटी घट रही है कि बढ़ रही है। तो ये सारा जो टॉपिक है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये जो आपका फिनॉल चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अगर आप रेगुलर एग्जाम दे रहे हो या आप कंपटीशन की दे रहे हो, नीट की, IIT की, या आप नेट की दे रहे हो, या JRF के लिए, लेक्चरशिप के लिए अगर आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनॉल चैप्टर का। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अभी आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, 12th के लिए, BSc के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इतना जो लंबा चीज मैंने लिखा है वो जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर नोटबुक। ठीक है, आप नोट इसको कर सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि जो भी मैं आगे बताऊंगी ना वो इस चीज के बेसिस पर ही बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, जो आगे मैं आपको बताऊंगी 3 पॉइंट्स के बेसिस पर ही बताऊंगी। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो नोट्स बनाते हैं तो उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट भी कर लीजिएगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि हमने 3 पॉइंट हमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है आगे के एसिडिटी प्रॉपर्टी को बताने के लिए। तो 3 पॉइंट्स है यहाँ पर। पहला पॉइंट है द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर ही रखिएगा, इधर उधर ध्यान रहेगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इज ड्यू टू द ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन रिलेटिव टू फिनॉल। तो जो एसिडिटी होता है फिनॉल का वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, ये सब मैंने अपने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में मैंने बता दिया है काफी डिटेल से कि फिनॉक्साइड आयन होता क्या है। अभी भी बताऊंगी, फिर से बताऊंगी। ठीक है, तो जो एसिडिटी होता है फिनॉल का वो किस चीज पर डिपेंड करता है, तो फिनॉक्साइड आयन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है, जितना ही ज्यादा फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा किसी भी कारण से, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की वजह से, फिनॉक्साइड आयन जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। फिनॉक्साइड आयन किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, आर्थो, पैरा, मेटा, कहीं पर भी वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से अगर फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब फिनॉल की एसिडिटी बढ़ रही है। और अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घट रही है, इसका मतलब कि फिनॉल की एसिडिटी भी घट रही है। आई बात समझ में? तो सब कहानी इसकी है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो हम अटैच करेंगे फिनॉल में उसके वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसी की वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घटेगी। सब कैसे, सब मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी मैं केवल आपको पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घट रही है, बढ़ रही है, वो कैसे हम पता करेंगे, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, अगर ग्रेटर रेजोनेंस होगा
तो आपकी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर रेजोनेंस कम होगा तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी भी कम होगी, उस केस में एसिडिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम तो एसिडिटी कम। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया ये पॉइंट, आपको इजी भी है। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इज ड्यू टू द ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन रिलेटिव टू फिनॉल। फिनॉल के कंपैरिजन में ही हम पढ़ेंगे। ओके, फिनॉल बना दिया, उसके बाद दूसरे फिनॉल में हम आर्थो पैरामीटर पर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ेंगे और फिर बताएंगे कि फिनॉल से इसकी एसिडिटी ज्यादा है कि कम है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देयरफॉर एनी सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच स्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन more by dispersal of negative charge will tend to increase the acidity of phenols। अभी जो मैंने आपको वर्डिंग में बताया, मतलब बोलकर बताया, वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स, यदि सब्स्टिट्यूएंट्स अगर किसी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, बढ़ाने का मतलब डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज will tend to increase the acidity of phenols। ठीक है, बात समझो क्या कह रही हूं कि यहाँ पर जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ये O नेगेटिव, यही है ना फिनॉक्साइड आयन, H को निकालने के बाद ही तो फिनॉक्साइड बनता है। ये जो आपका फिनॉल है, ये फिनॉल है OH। अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, तो H प्लस को बाहर निकाल देगा, तो ये जो आपका आयन बनेगा ये क्या हो जाएगा, इसका नाम फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। अब पूरी कहानी इसी पर है। H को निकालने का मतलब क्या हुआ कि ये एसिड होगा और जो आयन बनेगा वो आयन अगर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो वो जो कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अगर वो आयन वीक होगा तो वो जो कंपाउंड आपने लिया है वो वीक एसिड होगा। ठीक है, मतलब सब कहानी इसके ऊपर है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिटी ज्यादा होगी इस कंपाउंड की, अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिटी कम होगी इस कंपाउंड की। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी फिनॉक्साइड आयन की कहानी है। अब यहाँ पर ये हो गया आर्थो पोजीशन, ये हो गया मेटा पोजीशन, ये हो गया पैरा पोजीशन। तो जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर ऐड करेंगे उसकी वजह से इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा उसी इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी को हम बताएंगे कि एसिडिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। आ रही है बात समझ में? आर्थो पे आपने कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ दिया, मेटा पे कोई जोड़ दिया, पैरा पे कोई जोड़ दिया और फिर आप कंपैरिजन करेंगे फिनॉल के साथ कि एसिडिटी को उस सब्स्टिट्यूएंट्स ने बढ़ाया फिनॉल का कि घटाया। वो जो सब्स्टिट्यूएंट सपोज दैट ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनकी वजह से इस फिनॉल की एसिडिटी बढ़ी कि घटी, यही हम पढ़ेंगे। और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, ओके, आपके एग्जाम में भी। तो यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा ये चीज कह रहा है कि therefore any substituents which stabilizes the phenoxide ion more by dispersal of negative charge। ये बात समझ में आ रही है आपको? dispersal of negative charge will tend to increase the acidity of phenols। dispersal of negative charge का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? ये चीज तो मैंने आपको भाई कई बार बताया है। ये चीज डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज फैल गया, एक जगह पर एक्यूमुलेट नहीं है, फैल गया। ठीक है, मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर किसी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इस फिनॉक्साइड आयन का, ये किसी सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, किसी वजह से अगर ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है इस ऑक्सीजन पर तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर किसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इस ऑक्सीजन पर तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। आ रही है बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूं मैं? कि अगर आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पर, ये किसी वजह से मतलब सब्स्टिट्यूएंट की वजह से, ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स लिया है, माइनस आई इफेक्ट वाला कि प्लस आई इफेक्ट वाला, माइनस आर वाला कि प्लस आर वाला। तो ये जो आपने एबीसी लिया है इसके ऊपर पूरा कहानी है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स आपने लिया है। तो अगर आपका जैसे माइनस आई अगर आप ले लेते हो, माइनस आई, जैसे ए जो आपने लिया है वो माइनस आई वाला ले लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, खींचेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ए। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, कम होने का मतलब फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे, एक्यूमुलेट नहीं होंगे।
क्योंकि ये A जो है ये माइनस आई को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो आयन है फिनॉक्साइड आयन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पर प्लस आई होता, अगर A जो है वो प्लस आई को शो करता, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में आपका प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ाएगा, तो ऑलरेडी निगेटिव है और निगेटिव आ जाएगा, तो वो एक्युमुलेट हो जाएगा, वो डिस्पर्सन नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, एक जगह पर जमा हो जाएगा, तो ऑलरेडी निगेटिव और निगेटिव आ गया, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सब कहानी इन सब्स्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हैं और किस पोजीशन पे ले रहे हैं, आर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई आपकी। और एक और बात मैंने कई बार बताया है ऑर्गेनिक जब भी मैं पढ़ाती हूँ कि किसी भी वजह से कोई एटम है, सपोज दैट कोई एटम है डी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सपोज दैट कि डी कोई एटम है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर किसी भी वजह से, कोई भी ग्रुप की वजह से अगर ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इस आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, किसी ग्रुप की वजह से अगर ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अपोजिट रिलेशन होता है। अगर चार्ज, अच्छा माइनस की बात नहीं, प्लस भी अगर हो तब भी वही कहानी है, माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई भी आयन हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई भी आयन हो, और ये कोई ग्रुप है, कोई आयन है, ठीक है, डी क्या है, कोई एटम है, इसके ऊपर प्लस नेगेटिव कोई भी चार्ज लो और इसकी क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ये एक ग्रुप आपका बन गया। अब ये इस ग्रुप में, इस आयन में, अब यहां पे मान लीजिए कोई जी नाम का कोई ग्रुप अटैच है, जी नाम का, तो इस जी की वजह से अगर यहाँ पर ये प्लस आई को शो करेगा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, दबा देगा, कम कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पर माइनस आई ग्रुप होता, अगर यहाँ पर जी जो है वो माइनस आई में होता, तो उस केस में क्या होता, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी प्लस है और प्लस चार्ज उसके ऊपर डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो प्लस ही होगा ना उधर, तो और प्लस होगा, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सब कहानी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ग्रुप पे, कि ग्रुप हमारी किस तरह की है, सब्स्टिट्यूएंट्स पे, कि हमारी सब्स्टिट्यूएंट्स हमने किस तरह की ली है। तो अगर किसी एटम पर जो चार्ज है, किसी आयन पर कोई चार्ज है, वो किसी भी वजह से उस चार्ज की डेंसिटी कम होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी उस आयन की बढ़ जाती है। और अगर उस चार्ज की जो चार्ज आपने लिया उसकी डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम, और अगर घट रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब वो चार्ज कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, नेगेटिव है और नेगेटिव होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव है कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नेगेटिव है कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन याद रखिएगा, कई बार चीज को मैंने बताया, ठीक है, ये चीज समझ जाएंगे ना, पूरे ऑर्गेनिक में ये यूज होगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर केवल यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे कंपाउंड्स ही तो पढ़ने हैं, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक है सब में ये यूज होगा। तो उसी तरीके से ये जो आपने ए लिया है, ये बी लिया है, सी लिया है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये माइनस आई है कि प्लस आई है कि माइनस आर है कि प्लस आर है, उस पर डिपेंड करेगा कि फिनॉक्साइड आयन पे जो ऑक्सीजन है उस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी वजह से घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो ए बी सी ग्रुप पर डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम, घटेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सब कहानी ए बी सी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये भी जो हम आगे पढ़ेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएंगे जब फिनॉल पे, तो पूरी चीज रिपीट होगी और वहां पे आपको मुझे बताना है कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा आपका फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा, जितना ग्रेटर फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा वो एसिडिटी को शो करेगा फिनॉल, ठीक है। तो पूरी कहानी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। यहां तक समझ में आ गया आपको कि therefore any substituents which stabilizes the phenoxide ion more by dispersal of negative charge, dispersal of negative charge मतलब कम हो रहा है नेगेटिव चार्ज, will tend to increase the acidity of phenols. ओके, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कन्वर्सली मतलब इसके अपोजिट एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इसके अपोजिट, जो मैंने ऊपर बताया इसके अपोजिट अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हो
जो डीस्टेबलाइज कर रहा है फिनॉक्साइड आयन को रिलेटिव टू फिनॉल बाय इंटेंसिफाइंग इट्स नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। जो अभी मैंने पूरा लंबा चौड़ा कहानी बताया उसी को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है, ठीक है। अगर कोई आप सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हो और अगर वो डीस्टेबलाइज कर रहा है फिनॉक्साइड आयन को, डीस्टेबलाइज मतलब उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हो और वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को डीस्टेबलाइज कर रहा है, कम कर रहा है फिनॉल की तुलना में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है, जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। इंटेंसिफाई मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट मतलब नेगेटिव ऑलरेडी है ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये फिनॉल हो गया। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे मान लो ए है, ये प्लस आई को शो कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। तो इंटेंसिफाइंग मतलब क्या होता है कि और एक्यूमुलेट कर रहा है और दे रहा है। तो प्लस आई ग्रुप वाले ही ऐसा करेंगे, प्लस आर ग्रुप वाले ही ऐसा करेंगे, जो इंटेंसिफाई करेंगे किसको, नेगेटिव चार्ज को, जिसके वजह से आपकी जो फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, और जो फिनॉल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी कहानी आपकी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और उसके बाद जो फिनॉल है उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स आपने ऐड किया है, कहां पर ऐड किया है, इस बात पर। पहला बात फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, दूसरी बात कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर ऐड है, उसकी वजह से, दो चीज की वजह से हमारी फिनॉल की एसिडिटी पे डिपेंड करती है। फिनॉल की एसिडिटी हम बता पाएंगे कि ज्यादा है कि कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि कन्वर्सली एनी सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच डिस्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन रिलेटिव टू फिनॉल बाय इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाइंग मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, इट्स नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की एसिडिटी को वो क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप होगा, प्लस आर ग्रुप होगा, तो इंटेंसिफाई करेगा नेगेटिव चार्ज को, जिसकी वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं तेज बोलती हूँ तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताना कि मैम आप थोड़ा तेज बोलती है, थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नोट करना है तो नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ और भी पॉइंट्स को ऐड किया है ताकि हमारा जो कंसेप्ट है इस टॉपिक का बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आगे आप न्यूमेरिकल्स करोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे इसका, तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को आराम से करते जाओ। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स को ऐड कर दिया है ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो अभी मैंने क्या आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आपका जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आप ऐड करते हो और उसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। उस नेगेटिव चार्ज को हम कम करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम कैसे होगा। तो अगर हम आर्थो, पैरा या मेटा पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर वो फिर कम हो, तो कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेते हैं, बुला लेते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप कहते हैं। तो अगर ऐसे ग्रुप अगर आर्थो पर या पैरा पर जुड़े हो फिनॉल में, तो वो क्या करेंगे, जो ऊपर ओ नेगेटिव है उसके नेगेटिव को वो खींचेंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वहां पर, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। हमें क्या करना है, एसिडिटी को बढ़ाने के लिए हमें उस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है उसे कम करना है। अब वो कम कैसे होगा, जब हम आर्थो या पैरा पर कोई ऐसा ग्रुप जोड़े जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, उस ऑक्सीजन के जो पास जो नेगेटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन को खींचे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो आयन है फिनॉक्साइड आयन वो स्टेबल हो जाएगा,
ठीक है, ये हमें दिमाग में बैठा के चलना है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप काफी लंबा था तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। जैसे N2 हुआ, जैसे साइनाइड हुआ, N के साथ 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। नाइट्रोजन, हेलोजन तो होता ही है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये अगर ग्रुप अगर है आपके आर्थो पर या पैरा पर किसके, फिनॉल के, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अगर ऐसे अटैच है फिनॉल के आर्थो पैरा पर, तो क्या होगा कि स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। तो ऐसे ग्रुप क्या करेंगे, फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज, मतलब जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्सिंग मतलब फैलाएंगे, कम करेंगे, उसकी डेंसिटी को वहां पे कम करेंगे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, फिनॉल के रिस्पेक्ट में। इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, जिसकी वजह से जितना ही नेगेटिव चार्ज कम होगा ऑक्सीजन के ऊपर उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल कंपैरिजन टू फिनॉल। ओके, तो अगर अभी एग्जांपल करेंगे ना तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल करेंगे तो अभी मैं केवल कंसेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ, एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां तक समझ में आ गई कि अगर हमें ज्यादा एसिडिक करना है फिनॉल को तो हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप चाहिए आर्थो या पैरा पर। ओके, ये आपका कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है आपका वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाए, जो इलेक्ट्रॉन से कहे कि भाई तुम जाओ, यहां से जाओ, दूर भगाए, पुश करे, तो ऐसे ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, जैसे कि OH। अब इसमें ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन को आराम से दे सकता है ना, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। NH2, इसमें भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करेगा, ये प्लस R को शो करेगा, ये भी प्लस R को शो करेगा, लेकिन माइनस I को भी शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये माइनस I को भी शो करेगा, ये दोनों, और प्लस R को भी शो करेंगे। अब हम यहाँ पे GOC का यूज करेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम काम करेंगे आगे, ठीक है। अभी आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस R शो करेंगे दोनों, लेकिन माइनस I भी शो करेंगे, तो रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट होता है, तो हम रेजोनेंस इफेक्ट ही लगाएंगे, मतलब प्लस R इफेक्ट ही लगाएंगे, मतलब हम यहाँ पर प्लस R ही लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह रहे हैं, जिसकी वजह से फिनॉल की एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक OH, NH2, CH3, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस I को शो करता है, ठीक है, प्लस I इफेक्ट को ये शो करता है। विच डीस्टेबलाइज, जो क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा फिनॉक्साइड आयन को बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको इंटेंसिफाई करेगा, मतलब एक्यूमुलेट करेगा। एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और ये ग्रुप आकर और इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, प्लस R की वजह से, प्लस I की वजह से, और इलेक्ट्रॉन को उस ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी नेगेटिव और बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि डीस्टेबलाइज हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। जब डीस्टेबलाइज हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो जो H+ को उसने निकाला है उस H+ को वापस से अपने पास बुला लेगा और वापस से फिनॉल बन जाएगा, जिसकी वजह से फिनॉल की एसिडिटी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई भी कंपाउंड एसिड कब होता है, जब वो H को निकालने के बाद उसी स्थिति में रहे, आयन के फॉर्म में रहे ज्यादा देर तक। अगर वो आयन के फॉर्म में ज्यादा देर तक रह ही नहीं पा रहा है तो वो H को वापस ले लेगा और फिर एसिडिटी कम हो जाएगी। थिंक अबाउट इट, समझ में आ रहा है, बताऊंगी भी, टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे भी अपने पिछले क्लास में मैंने इसको अच्छे से डिटेल से समझाया था। तो डीस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज रिलेटिव टू फिनॉल, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये तो चल ही नहीं रहा है, चलिए ब्लू से ही कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को
इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए फिनॉल के केस में कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर अटैच है फिनॉल से तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है फिनॉल से तो एसिडिटी को घटाएगा। इसको बिल्कुल फिट कर लो, ठीक है। चलो अब क्यों होगा, किस वजह से होगा, सब हम अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पूरी कहानी है फिनॉक्साइड आयन की। फिनॉक्साइड आयन का आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आता ही होगा, तो वहां पर भी हम कर लेंगे। तो फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की वजह से बढ़ रही है, तो इसकी एसिडिटी फिनॉल की ज्यादा हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है फिनॉल के साथ तो वो एसिडिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो बिल्कुल ध्यान से देखिए सॉरी तो जो फिनॉल है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच है आर्थो या पैरा पर, ठीक है, या मेटा पर, ओके, और फिनॉल है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है आर्थो पैरा या मेटा पर, कहीं पर भी, तो उस केस में आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिटी है, वो किसकी ज्यादा होगी, फिनॉल भाई साहब की होगी, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को अटैच किया होगा उसकी ज्यादा होगी फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। ये जो मैंने लिखा है ना, इसी को मैंने इस तरह से बनाकर बॉक्स में कर दिया है ताकि आप इसको नोट करके बिल्कुल फिट कर सको दिमाग में, ओके। चलो आगे है नेक्स्ट, एंड फिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की एसिडिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन किससे कंपैरिजन, रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है ना, रिलेटिव टू फिनॉल, रिलेटिव टू फिनॉल। तो फिनॉल के कंपैरिजन में अगर फिनॉल में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दे तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी देन फिनॉल, और अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे फिनॉल में तो फिनॉल से भी उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है, दे रहा है वो नेगेटिव के ऊपर। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे वो नेगेटिव के ऊपर तो जो उसने H प्लस जो सॉल्यूशन में निकाला है उस H प्लस को वापस से अट्रैक्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वापस से फिनॉल बन जाएगा। मतलब H प्लस सॉल्यूशन में है ही नहीं तो वो एसिड कहाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिनॉल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसकी एसिडिटी फिनॉल से भी कम हो जाएगी। तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए तब नोट करिए, ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम फिनॉल से कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग हो तो उस केस में जो आपका फिनॉक्साइड आयन होगा वो स्टेबल होगा और एसिडिटी फिनॉल की बढ़ जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर आपका मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनेगा। इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होगा तो आपका फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होगा, तो उस केस में आपका EWG मैक्स एनायन मोर स्टेबल और एसिडिटी फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ओके। अब अगर फिनॉल की बात करें तो इसमें ऐसा कोई ग्रुप अभी है नहीं, केवल OH ही है, तो नो स्पेशल स्टेबिलिटी, तो ये बीच में रहेगी। और अगर हम इसकी बात करें, कौन, अगर हमने ऐसा ग्रुप अटैच किया फिनॉल से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो उस केस में ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ऑक्सीजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैक्स एनायन लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी को कम कर देगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, फिनॉल से भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर H प्लस को रिलीज ही नहीं कर पाएगा, पकड़ के रखेगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिनॉल से भी इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होती है, EWG वाले ग्रुप लगे अगर हो फिनॉल में तो उनकी होगी, और उसके बीच में होगी फिनॉल की, और सबसे कम किसकी होगी, अगर EDG वाले ग्रुप अटैच हो फिनॉल से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, तो उसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी, फिनॉल से भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंपेयर करके आपको स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आप इसको नोट करके याद कर सकें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अब यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। ये सब तो आपके कंसेप्ट थे, कंसेप्ट क्लियर हो गए बिल्कुल अच्छे से पानी की तरह। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो आप अगर 12th के हैं या बेसिक सेकेंड ईयर के हैं तो नाइट्रोफिनॉल बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछता है। इसका तो एक्सपेरिमेंट भी है नाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। कड़वा बादाम की स्मेल आती है इसमें, ये आपको लैब में इसका एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है। तो 12th में भी ये पूछता है, BSc में भी पूछता है कि नाइट्रोफिनॉल्स की एसिडिटी का कंपेरिजन करिए, तो यही आपके सिलेबस में है। और भी बहुत सारे कंपाउंड है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया आपका, तो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर नाइट्रोफिनॉल ना देके हेलोफिनॉल दे दिया, या आपका SO3 लगा दिया, या आपका बहुत सारे होते हैं ना ग्रुप, मैंने आपको बताया अभी कि CN भी होता है, साइनाइड भी, NO2 भी, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, तो अलग अलग लगा के एग्जाम में
दे सकता है। तो घबराना मत कि हाँ मैंने नाइट्रोफिनॉल ही तो पढ़ा है और पढ़ा ही नहीं है, तो आप यहाँ ब्रेन का यूज करिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है। चलो, तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स देखेंगे, एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें पूरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पर आपका जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रोफिनॉल मतलब क्या, नाइट्रो ग्रुप फिनॉल में अटैच है, तो नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 दो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई, और नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो तीन इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो सोच लो वो कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो NO2 होता है ये -R को भी शो करता है, -I को भी शो करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाईली आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है NO2, ठीक है। हेलोजन भी रहेगा, तब भी वो हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप रहेगा। और साइनाइड भी, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड N है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये NO2 जो है इसमें -R शो करेगा और -I शो करेगा, ठीक है, दोनों ही केस में। ड्यू टू पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग नेचर, ओके, ऑफ द नाइट्रो ग्रुप, all the nitrophenols are more acidic than phenol. all the nitrophenols का मतलब क्या हुआ कि आपका ऑर्थो पर NO2 ग्रुप को जोड़ सकते हो, पैरा पर जोड़ सकते हो NO2 ग्रुप को, या मेटा पर जोड़ सकते हो। तो तीन आपके नाइट्रोफिनॉल आपको मिल सकते हैं, और भी हो सकते हैं। आप जो आपका स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर, जैसे ये आपका बेंजीन लेंगे, ठीक है, और ये फिनॉल है, ओके। तो आपने ऑर्थो पर NO2 को जोड़ दिया तो एक फिनॉल आपको ये मिल गया, आपने पैरा पर जोड़ दिया तो एक फिनॉल आपका ये मिल गया, आपने मेटा पर जोड़ दिया तो एक फिनॉल आपका ये मिल गया। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक और लगा दो, यहाँ पर एक और लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर NO2 ही तो जोड़ना है। तो जितने भी आपके नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं, ऑल द नाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है, जितने भी नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब भी इतने सारे -I -R वाले ग्रुप होंगे तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जब खींचना शुरू करेंगे तो सोच लो ऑक्सीजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव चार्ज कम होगी तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी और वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि ड्यू टू powerful electron withdrawing nature of the NO2 group, all the nitrophenols are more acidic than phenols. नाइट्रोफिनॉल्स हमेशा फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इसका लैब में एक्सपेरिमेंट भी है, शायद 12th में नाइट्रो ग्रुप का जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना आप, तब आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। तो यहां तक हो गया। नाइट्रोफिनॉल्स की एसिडिटी हमेशा फिनॉल से ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने इसको बॉक्स में कर लिया है। अब इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम नाइट्रोफिनॉल्स बनाकर स्ट्रक्चर बनाकर उसकी एसिडिटी कंपैरिजन करेंगे, किसकी, आर्थो में अगर NO2 हो तो, पैरा में हो तो, या मेटा में हो तो, तब इन तीनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर फिनॉल के आर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर अगर NO2 ग्रुप हो, नाइट्रो ग्रुप हो, तो इन तीनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी और क्यों होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फिनॉल लेती हूँ, ठीक है, ये है आपका फिनॉल, और अगर इस फिनॉल से अगर मैं आपका ऑर्थो पोजीशन पर NO2 को जोड़ दूं तो ये क्या बन गया आपका, आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया ना। अब अगर मैं इसके मेटा पोजीशन पर फिनॉल मतलब इसको जोड़ दूं, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसके मेटा पोजीशन पर NO2 को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ओके। और अगर ये भी हो सकता है कि इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप हो फिनॉल के, तो ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर आपके 3 डेरिवेटिव हमें मिल गया, और भी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, 2 यहाँ पे एक और नाइट्रो को जोड़ दो, यहाँ पे एक और नाइट्रो को जोड़ दो, या यहाँ पर एक और नाइट्रो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके ऊपर है। तो फिलहाल तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप देख लीजिए कि जो फिनॉल है इनके 3 डेरिवेटिव यहाँ पे बनाया मैंने, एक आर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल और एक मेटा नाइट्रोफिनॉल। अगर पूछते एग्जाम में कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा,
ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कौन होगा उसको ऑर्डर में रखिए, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से क्वेश्चन देगा, पूछेगा कि इन तीनों में कौन होगा ज्यादा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ग्रुप अटैच है वो कौन से ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप देख के समझ जाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉविंग ग्रुप है, मतलब ये -R को भी शो करेगा और -I को भी शो करेगा, तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ये NO2, ठीक है। अब ये अगर ऑर्थो पे होगा तो क्या एसिडिटी बढ़ेगी, पैरा पे होगा तो क्या एसिडिटी बढ़ेगी, मेटा पे होगा तो कितनी बढ़ेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें अब करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के समझेंगे, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन का जब मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया था, आपको याद होगा अपने पिछले क्लास में मैंने फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था। वैसे भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनाने आता ही होगा, ठीक है, 11th में ही सिखा दिया जाता है, 12th में, 11th में। तो अगर यहाँ पर देखो, ये जो आपका फिनॉल है OH, तो अगर इसमें से H+ निकल जाता है तब तो जाकर फिनॉक्साइड आयन बनता है ना। ये आपका O-, H+ के निकलने के बाद, क्योंकि एसिड है तो H+ को निकालेगा। अब H+ क्यों निकालेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जिससे O अटैच है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और हाइड्रोजन H+ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर हम यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देते हैं और उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम यहाँ पर NO2 को ऐड कर दे, नाइट्रो ग्रुप को, यहाँ पर अगर हम NO2 को ऐड कर दे तो ये बन जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर आपका NO2 क्या है, -I को शो कर रहा है ना, तो -I को शो कर रहा है, साथ में -R को भी शो कर रहा है। -R मतलब कि पूरा इलेक्ट्रॉन को ये ग्रुप क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। देखो कैसे, यहां से ये NO2 जो है, NO2 ग्रुप जो है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, फिर ये यहां से खींचेगा, फिर ये इधर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई यहां से खींचते खींचते इसकी तरफ जाएगी, इसको बोलेंगे -I इफेक्ट। -R कैसे होगा मैं बताऊंगी, टेंशन मत, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया -I कैसे हो रहा है। तो आर्थो पोजीशन क्या है, डिस्टेंस कम है ना, क्योंकि यहीं पर है, इसके पास ही है, तो डिस्टेंस कम है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाएगा, जितना डिस्टेंस कम रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करेगा। तो आर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि बगल में ही है NO2, हाँ, तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना ये, इसका मतलब इसकी एसिडिटी तो फिर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, माइनस चार्ज यहाँ पे कम होगा, डिस्पर्स होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और फिर एसिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थो वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, किससे, पैरा वाले से, मेटा वाले से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको आगे बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी आप समझो कंसेप्ट को केवल, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे NO2 है, तो यहाँ पर ये -I काम किया, -R कैसे काम करेगा, चलो वो देखते हैं। -R कैसे काम करेगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, H+ को निकाल दिया तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, ये वाला मैंने यहाँ पर बनाया है, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव बना है आपका, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, खिंचा रहा है NO2 की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा। चार्ज डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड चार्ज पे कन्वर्ट होते हैं। जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंजुगेशन दिखाएंगे, वहां पर चार्ज डबल बॉन्ड में, और जो आपका डबल बॉन्ड है वो चार्ज में कन्वर्ट होगा। आ रही बात समझ में, आयन के केस की बात हो रही है। आयन के केस में क्या होगा, चार्ज डबल बॉन्ड में, और जो डबल बॉन्ड है वो चार्ज में कन्वर्ट होता है, इस तरह से होता है कंजुगेशन में। नेगेटिव है तो ये मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी, तो क्या होगा, रिपल्सन। तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, इधर, और इधर मूव करेगा, तो फिर कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से बनेगा। बिल्कुल बोर्ड पर अपना ध्यान रखिए। फिर से देखिए, यहाँ पर आपका H निकलने के बाद नेगेटिव आया और ये -I को शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड,
और यहाँ पर जब इस कार्बन की 5 हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर की तरफ आएगा। क्यों बाहर की तरफ आएगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम -I या -R शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आया और यहाँ पर डबल बॉन्डेड N हो गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का तो ऑलरेडी 4 है, अब 5 तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। टेल हेड याद रखिएगा, ऐसे ही बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन खींचा, तो यहाँ पे इसकी कम हो गई, तो यहाँ से इसने खींचा, फिर ये इधर पीछे इसकी कम हो गई, फिर यहाँ से इसकी खींचा गया, ठीक है। खींचा खींची हो रहा है, ठीक है, खींचा खींची हो रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचा, नाइट्रोजन की यहाँ पे कम हो गई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बगल से खींचा। अब इस कार्बन की कम हो गई वैलेंसी, तो इस नेगेटिव चार्ज को खींच लिया, क्योंकि ये -I -R को शो कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब क्या बना हमारा? डबल हेडेड एरो बनाएंगे क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो ये हमारा बन गया। इस खिंचने के बाद ये बन गया। ओके, अब क्या होगा? अब इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, इस पे भी नेगेटिव है और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आ गया। वापस से कोई भी, चाहे ये लो, कोई भी ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ देगा। अब यहाँ आएगा तो नाइट्रोजन की 5 तो होगी नहीं, तो वापस से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और बॉन्ड चार्ज में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। रिपल्सन होगा ना पाई में, तो ये वापस से इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इधर आएगा वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर से आपका यही वाला ग्रुप बन गया, ये वाला ग्रुप वापस से, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव है ऑक्सीजन पर, वो आपका नाइट्रो ग्रुप में भी सर्कुलेट हो रहा है। ये जो नेगेटिव है वो नाइट्रो ग्रुप में भी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपका ये इधर आएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आपको आता ही होगा, तो ये नेगेटिव इधर आया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड आपका चार्ज बनाया, वापस से ये बन गया, फिर वापस आपका इधर आएगा ये, फिर ये अपने जहां से आया था वहां चला गया, तो ये बन गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ओवर नाइट्रो ग्रुप। रिजोनेंस जो होता है वो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ओवर नाइट्रो ग्रुप। जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप में भी आपका डीलोकलाइज हो रहा है। देखो यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी या बहुत देर तक वहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से H+ आजादी से बाहर घूमेगा और एसिडिटी उस कंपाउंड की बढ़ जाएगी, ठीक है। H+ आजाद है, उसके पास ही नहीं आ रहा है इनके पास, क्योंकि नेगेटिव ही नहीं है, वो तो भाई घूमने में लगा हुआ है, कभी नाइट्रो ग्रुप में कभी बेंजीन ग्रुप में नेगेटिव, तो H+ आराम से भाई बाहर घूम रहा है। अब फिर जब बाद में फिर नेगेटिव आएगा तब फिर H+ आएगा, तो जितना देर तक आपका नेगेटिव चार्ज मीडियम में स्टेबल फॉर्म में रहेगा उतना ही उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो H+ आराम से बाहर घूमता रहता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि रिजोनेंस स्टेबलाइज, इसको क्या बोलते हैं? रिजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड, इस वजह से इसकी एसिडिटी हमारी बढ़ जाती है। आगे बात समझ में? तो ये नाइट्रो के बारे में बात हो रही है, नाइट्रो के बारे में। अभी मैं कंपेरिजन नहीं कर रही हूँ, अभी आर्थो पैरा मेटा का कंपेरिजन नहीं कर रही हूँ, अभी केवल मैं आपको स्ट्रक्चर्स बना के समझा रही हूँ कि कैसे आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। अभी मैं आपको आर्थो पैरा मेटा का कंपेरिजन नहीं कर रही हूँ, अभी केवल मैं आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर बता रही हूँ, ठीक है। अभी आर्थो पैरा मेटा बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरा की अगर हम बात करें, पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, तो उस केस में पैरा नाइट्रोफिनॉल में फिर क्या होगा? वही बात ऊपर जो हुआ है यही नीचे भी वही होगा, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में सबसे पहले तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। तो यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल में H को निकालने के बाद आपका फिनॉक्साइड आयन बना, O नेगेटिव, और आपका यहाँ पर N है, डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव और यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर। डबल हेडेड एरो क्या बताता है कि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो नाइट्रो ग्रुप है, क्योंकि -I -R को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब डिस्टेंस भाई बढ़ गया है, यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे -I तो बहुत काम कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा था, क्योंकि डिस्टेंस कम था ना, तो -I बहुत काम कर रहा था, -R तो काम कर ही रहा था, -I भी काम कर रहा था स्ट्रॉन्गली। बट यहाँ पर पैरा पोजीशन पे डिस्टेंस बढ़ने की वजह से -I उतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन -R बहुत तेजी से काम कर रहा है।
तो माइनस आर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नाइट्रोजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर की तरफ आएंगे, आएंगे ना। जब बाहर की तरफ आएंगे तो इस कार्बन की फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं। मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये दिखा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है। ओके, आप ऊपर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से, तो पहले मैं जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे ही बना देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम नीचे से क्यों बना रही है। नीचे से मैं आपको इसलिए बना रही थी कि ये दिखाने के लिए कि आपका नाइट्रो ग्रुप माइनस आर को शो कर रहा है। तो ये आपका इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, चार्ज डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड चार्ज में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आपका ये चीज बन जाएगी, नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ऐसे ऐसे, एन ओ पर नेगेटिव प्लस चार्ज। नीचे से मैं इसलिए बना रही थी ताकि आपको दिखा सकूं कि वो माइनस आर को शो कर रहा है। एक्चुअली में पहले तो यही काम करेगा, पहले यही खींचना शुरू करेगा, तब जाके ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। लेकिन जब हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम ऊपर से ही शो करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, फिर ये आपने इधर मूव किया, अब जाकर ये बाहर आएगा। ठीक है, और दो ही एरो को हम शो करते हैं ना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दो एरो। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड एन हो गया, और जब ये इधर आएगा तो ये इधर मूव करेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ओ पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया। इस रिंग में केवल आप दो ही बॉन्ड दिखा सकते हैं, और एक मैंने बाहर की तरफ दिखाया है। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हुए। आप चाहो तो एक और बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने इसी में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर वापस से वही कहानी, ये इधर फिर से वापस मूव करेगा, फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, तो वही आपका इस तरह से फिर बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में काफी मजा आता है ना। अब यहाँ पर एन डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ पर नेगेटिव, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पर भी ऑलरेडी प्लस चार्ज है ही है, और आपका यहाँ पर ये है ही है। और फिर जब ये इधर आएगा तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, एक हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे, तो इसकी 5 हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये इधर मूव करके इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, और ये डबल बॉन्ड ओ। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, जगह है वहां पे, लेकिन चलिए वही बना देती हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। ओके, जहां से आया था नेगेटिव वहां चला गया, और फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, एन पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ओ, ओ पर नेगेटिव। ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपने क्या समझा, आपने समझा कि जो NO2 ग्रुप है वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो माइनस आई, तो यहाँ पर काम नहीं करेगा पैरा वाले पे, लेकिन माइनस आर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग में तो डीलोकलाइज हो ही रहा है। देखो, रिंग में आर्थो पर आया, पैरा पर आया, मेटा पर आया, सॉरी मेटा पर नहीं, आर्थो पर आया और पैरा पे आया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग पे तो घूम ही रहा है, साथ में NO2 ग्रुप में भी डीलोकलाइज हो रहा है। देखो, NO2 ग्रुप में भी वो डीलोकलाइज हो रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें आप बताएंगे कि NO2 ग्रुप में भी वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, रिजोनेटिंग स्टेबलाइज हो रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पैरा वाला भी आपका रिजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी मैं केवल आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ आर्थो पैरा मेटा में, याद रखिएगा, अभी कंपैरिजन करना उसका बाकी है। अब हम आते हैं मेटा वाले केस में। ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल मतलब मेटा पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप अटैच हो तो, अब यहाँ पर H प्लस निकालिए, -H+ दिखाई दे रहा है ना नीचे, मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ, ये वाला जो लिखा है मैंने, ताकि थोड़ा जगह मिल जाए मुझे।
अब यहाँ से जब ये NO2 ग्रुप मेटा पर होगा तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? O पर नेगेटिव N डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। डबल हेडेड एरो क्या बताता है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। और यहाँ से आपका बन जाएगा डबल बॉन्डेड O, ऐसे है और इस पर आपका नेगेटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव। अब यहाँ पे वापस से फिर ये इधर मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो इधर मूव करेगा, बता रही हूँ क्यों, ठीक है, घबराओ मत, बता रही हूँ। अब यहाँ पर आपका इस तरह से हो गया, तो छोटा बन गया ना, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ इसको मैं। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, ऐसे डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए बोर्ड पर, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। मेटा का केस अलग है, ओके। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, तो इस पर नेगेटिव आया, ओके। अब ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इस वाले में देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर मूव किया, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किया, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ही नहीं कि इस नाइट्रोजन के पास जाए, बॉन्डिंग बने। बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पा रहा है? जैसे यहाँ पर इस केस में आपका देख रहे थे ना, बॉन्डिंग बन रहा था डबल बॉन्ड N, यहाँ पर भी बन रहा था आपका डबल बॉन्ड N, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड N बना है, यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड N बना है। लेकिन इस वाले केस में डबल बॉन्ड N नहीं बन रहा है। किस केस में? मेटा नाइट्रोफिनॉल के केस में, मेटा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो पर अगर है नाइट्रो ग्रुप तो देखो डबल बॉन्ड N बना है, पैरा पर अगर नाइट्रो ग्रुप है तो डबल बॉन्ड N बना है, मतलब आपका नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप पे डीलोकलाइज हो रहा है। मेटा पर अगर है NO2 ग्रुप तो डबल बॉन्ड N नहीं बन रहा है, मतलब ये कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटा पर अगर NO2 हो तो वहां पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? कहानी समझ में आ रहा है? रुको बताती हूँ। तो इतना हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, तो आपका ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, ठीक है। लास्ट वाला केस एक और बचा हुआ है, उसको किधर बनाए? उसको जगह तो है नहीं कहीं पर भी, लेकिन कोशिश करती हूँ यहाँ पर बना दूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ऐसे, यस, फिर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, NO2 O नेगेटिव, लास्ट में आपका O नेगेटिव, ठीक है। ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला 5th नंबर। अब बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान से देखो, अगर आपका ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप अगर होगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप में भी डीलोकलाइज हो रहा है। कैसे पता कर रहे हैं हम? इस स्ट्रक्चर नंबर 2 से हमने ये पता किया कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर वो NO2 ग्रुप पर भी, आर्थो पोजीशन के NO2 ग्रुप पर भी वो डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब -R काम कर रहा है। -I तो काम कर ही रहा है, बगल में ऑर्थो ग्रुप है तो -I तो काम कर ही रहा है, लेकिन -R भी स्ट्रांगली काम कर रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपका NO2 ग्रुप में गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां बना रहा है। पैरा पर अगर NO2 ग्रुप होता है तो यहाँ पर तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से -I काम नहीं करेगा, लेकिन -R काम करेगा क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्डेड N आपका बन रहा है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप में डीलोकलाइज हो रहा है। अब अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा पर डिस्टेंस जो है वो आर्थो और पैरा के बीच में है, ये आर्थो और पैरा के बीच में है, तो -I आर्थो पैरा के बीच में ही रहेगा। -I काम करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन -R काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो किसी भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड N दिख रहा है? नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो NO2 ग्रुप में डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
नेगेटिव चार्ज जब मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप होगा तो NO2 ग्रुप में डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जब मेटा ग्रुप में NO2 होगा, मेटा पोजीशन पे जब NO2 ग्रुप होगा तो यहाँ पर -I तो थोड़ा बहुत काम करेगा लेकिन -R काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में। आर्थो वाले पे -I -R दोनों काम करेंगे, पैरा वाले में -I काम नहीं करेगा, -R काम करेगा। लेकिन अगर मेटा पर होगा तो -I काम करेगा, -R काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गई। अब हम तीनों में कंपैरिजन करते हैं कि तीनों में ज्यादा किसका होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नोट करना आपको, तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आपने भी नाइट्रोफिनॉल्स का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया, आर्थो का, पैरा का, मेटा का। ठीक है, तो उससे आपको क्या समझ में आया? उससे ये समझ में आया, उन स्ट्रक्चर से, उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये समझ में आया कि अगर आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होगा तो और नेगेटिव से इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग -I तक यहाँ पर काम करेगा जब आर्थो पर होगा। तो साथ में ही यहाँ पर -R भी स्ट्रांगली काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर जब आर्थो पर होगा, मतलब आर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, तो उस केस में -I और -R दोनों ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मेटा नाइट्रोफिनॉल के बारे में। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल में क्या है कि मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है, तो मेटा पर अगर NO2 ग्रुप होगा तो डिस्टेंस जो है वो आर्थो से थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन पैरा से थोड़ा कम है, तो यहाँ पर -I वीकर काम करेगा, थोड़ा बहुत -I तक काम करेगा, लेकिन -R काम नहीं करेगा। -R क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज को ला रहा है। मेटा पोजीशन से उसका कोई मतलब नहीं है, मेटा पोजीशन पे वो नेगेटिव चार्ज को नहीं ला रहा। कौन? ये फिनॉक्साइड आयन। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डीलोकलाइज हो रहा है? आर्थो और पैरा पर, मेटा पर नहीं आ रहा है। मेटा पर आ ही नहीं रहा है तो वो NO2 ग्रुप पे कहाँ से डीलोकलाइज करेगा? NO2 ग्रुप पे कहाँ से जाएगा नेगेटिव चार्ज? जब NO2 ग्रुप पे जाएगा ही नहीं तो रिजोनेंस स्टेबलाइज वहां पर होगा ही नहीं वहां पे। तो जब डीलोकलाइज होगा ही नहीं वहां पे इलेक्ट्रॉन, तो NO2 ग्रुप जो है वो -R को शो ही नहीं करेगा। NO2 ग्रुप यहाँ पर तो -R को शो कर रहा था क्योंकि आर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो आपका NO2 ग्रुप में भी डीलोकलाइज कर रहा था, मतलब उसको खींच रहा था। इलेक्ट्रॉन्स को NO2 ग्रुप क्या कर रहा था? NO2 ग्रुप खींच रहा था, तो -R यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मेटा पोजीशन पर माइनस इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहे तो NO2 खींच ही नहीं पा रहा है, तो जो चार्ज है वो NO2 पे डीलोकलाइज हो ही नहीं रहा है, ये खींच ही नहीं पा रहा है क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर -R जो है वो 0 हो जाता है, -R यहाँ पर काम ही नहीं करता है। ये हमने कैसे पता किया? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से पता किया। ठीक है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमने ये पता किया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आर्थो और पैरा पे तो आ रहा है, मेटा पर पोजीशन पर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज NO2 पर डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे -R काम ही नहीं कर रहा है, NO2 का -R काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर क्या काम कर रहा है? -I काम कर रहा है, वो भी वीक, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है तो वीक काम कर रहा है। ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल में। अब यहाँ पर पैरा में आते हैं तो पैरा में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो -I तो काम ही नहीं करेगा, लेकिन -R इफेक्ट काम कर रहा है। और वैसे भी रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो यहाँ पर -R काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर जरा आप मुझे ये बताइए कि कौन सा फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा फिनॉक्साइड आयन तीनों में ज्यादा स्टेबल होगा? जो स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर -I -R दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अटैच है, मतलब दो इफेक्ट है। ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है ये -I को भी शो कर रहा है, -R को भी शो कर रहा है, तो ज्यादा तेजी से इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से खींचेगा, कम करेगा, और जितना ही तेजी से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उस आयन की उतनी ही बढ़ेगी और वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। कुछ बच्चे अभी पीछे सोच रहे होंगे नहीं मैम मेटा वाला तो कम होगा, बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, टेंशन मत लो। अभी मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हूँ, एक ही बार ऊपर टॉप पे नहीं पहुंच जाती, पहले एक एक सीढ़ी चढ़ो उसके बाद। ठीक है, तो ये जो आपका NO2 ग्रुप है अगर वो आर्थो पर अगर है तो उस केस में -I -R दोनों स्ट्रांगली काम कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को यहाँ से क्या कर रहे हैं? खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या कर रहा है? खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है, तो इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी सबसे बढ़ जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। ओके,
ओके, अभी बाद में बताऊंगी कि क्या कहानी है। अभी फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ वो समझो, बाद में भी ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि माइनस आई और माइनस आर की वजह से सबसे ज्यादा आर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब पैरा वाले की बात करें तो इसमें माइनस आई तो काम नहीं कर रहा, लेकिन माइनस आर तो काम कर रहा है ना। तो माइनस आर की वजह से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन के ऊपर कम हो रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन भाई इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत ही वीक इफेक्ट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ऊपर से माइनस आर भी नहीं काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कम कौन खींचेगा, सबसे ज्यादा कम कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, जो मेटा पर होगा कि नहीं। जो मेटा पोजीशन पर जो NO2 ग्रुप है वो सबसे धीरे सबसे कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, क्योंकि वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, रिजोनेंस तो काम ही नहीं कर रहा है, ऊपर से वो भी डिस्टेंस भी बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर कम ही नहीं कर पाएगा ये NO2 ग्रुप, जब ये मेटा पर होगा। तो जब ये मेटा पर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर कम ही नहीं कर पाएगा, तो एसिडिटी को ये उतना ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन इन दोनों की अगर बात करें तो ये एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर पा रहे हैं। अब इन दोनों की अगर कंपैरिजन की जाए तो ये वाला सबसे ज्यादा कम करेगा, क्योंकि ये पास में है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, और ये केवल एक ही इफेक्ट है, रिजोनेंस और डिस्टेंस बढ़ गया है। तो इन दोनों की अभी हम कंपैरिजन करेंगे, घबराओ मत, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल इन तीनों में आपका आर्थो और पैरा जो नाइट्रोफिनॉल्स है, इनकी एसिडिटी मेटा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा हो जाती है। आ रही है बात समझ में? सब कहानी स्टेबिलिटी पे है। ये दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ये कम कर रहा है, तो इसी वजह से स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो ये दोनों बढ़ा रहे हैं इसलिए एसिडिटी ज्यादा हो गई। ये बढ़ा नहीं पा रहा है बेचारा, कमजोर माइनस आई काम कर रहा है, तो ये एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर समझा दिया। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, अ नाइट्रो ग्रुप ऑफ आर्थो पैरा पोजिशन, आर्थो पैरा पोजिशन withdraw electrons of the OH bond or OH bond, ठीक है, towards it by the stronger minus R effect, while the NO2 group at meta position withdraw electrons of the OH bond by the weaker minus I effect। तो अगर आर्थो और पैरा पर है माइनस विथड्रॉ ग्रुप, ठीक है, अगर आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, तब माइनस आर की वजह से वो क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे। और अगर मेटा पोजीशन पर अगर है तो वो केवल माइनस आई इफेक्ट वहां पर काम करेगा, तो उतना एसिडिटी को बढ़ा नहीं पाएगा। आई बात समझ में? 10 आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, 10 यहां से याद रखिएगा, 10 आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थो पैरा मेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थो पैरा मेटा में सबसे कम किसका होता है, मेटा वाले का एसिडिटी सबसे ज्यादा कम हो जाता है, और आर्थो पैरा से भी मेटा वाले का सबसे ज्यादा कम होता है एसिडिटी। आर्थो पैरा मेटा नाइट्रोफिनॉल में किसका एसिडिटी सबसे कम होता है, मेटा वाले का सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे काम करता है, माइनस आई माइनस आर काम नहीं करता है। तो 10 आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल्स। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल्स अगर नंबर दे दे इसका 1, 2 और 3, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 2 और 3 का अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन सबसे कम हो जाता है मेटा वाले का, मतलब सॉरी आपका 1 और 3 ज्यादा होता है किससे, 2 वाले से। मेटा नाइट्रोफिनॉल का सबसे कम हो जाता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल से भी कम होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पर एनायन, ये हो गया एनायन फिनॉक्साइड आयन ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसके बारे में बात हो रही है कि एनायन फिनॉक्साइड आयन ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल इज द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होता है। दस एसिडिटी ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, वही जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये दोनों तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बेचारा बढ़ा नहीं पा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसी वजह से इसकी एसिडिटी भी सबसे कम होगी। ठीक है, अब ये दोनों तो बढ़ा पा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को यहाँ से कम कर रहे हैं। जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यह मेटा वाले की सबसे कम होगी पैरा नाइट्रोफिनॉल से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि पैरा और आर्थो में किसका ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। अभी तक तो आपने क्या समझा कि अगर आर्थो पर नाइट्रो ग्रुप है तो माइनस आई माइनस आर दोनों काम कर रहा है, पैरा पर है तो माइनस आई नहीं काम करेगा, माइनस आर काम करेगा।
अब इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आप बोलोगे कि मैम आर्थो वाला होगा, क्योंकि भाई तो नजदीक है, माइनस आई है, माइनस आर है, तो ये तो तेजी से कम करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, बहुत कम करेगा। ये तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है, तो आई काम ही नहीं कर रहा, आर ही काम कर रहा है, तो ये तो उतना नहीं आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा, आप लोग ये बोलोगे ना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कहानी में क्या है, एक ट्विस्ट। अरे आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्विस्ट बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा कि जो नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं इनकी एसिडिटी फिनॉल से ज्यादा होती है। अब नाइट्रोफिनॉल्स में भी जो आइसोमर होते हैं आर्थो, पैरा, मेटा, इन तीनों की अगर कंपैरिजन की जाए तो आर्थो और पैरा जो आइसोमर्स होते हैं वो मेटा से इनकी एसिडिटी ज्यादा होती है, मेटा वाले की सबसे कम होती है। तो अगर आर्थो और पैरा की अगर हम बात करें कि आर्थो और पैरा में ज्यादा कौन होता है एसिडिक, तो यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। कहानी तो ये कह रही है आपकी कि जो आर्थो वाला आइसोमर है, आर्थो जो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें माइनस आई माइनस आर दोनों काम कर रहा है, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए पैरा वाले से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि पैरा वाला जो आइसोमर है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसकी एसिडिटी आर्थो वाले से ज्यादा होती है, ठीक है। लगभग थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग बराबर ही होती है, थोड़ी सी पैरा वाली ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स में जो आपका लास्ट है कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लिटिल मोर एसिडिक देन द आर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक्चुअली में जो आपने जो पढ़ा, थियरी पढ़ा, जो कंसेप्ट पढ़ा, तो उसमें तो आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि माइनस आई और माइनस आर दोनों काम कर रहे हैं, और आपका पैरा वाले में केवल माइनस आर काम कर रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसका उल्टा हो रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक हो रहा है आर्थो नाइट्रोफिनॉल से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये है आपका कहानी में ट्विस्ट। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लिटिल मोर एसिडिक देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सबसे कम किसका होता है, मेटा वाले का, और सबसे ज्यादा होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का, बीच में होता है आर्थो। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लिटिल मोर एसिडिक देन द आर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस बॉन्डिंग इन आर्थो नाइट्रोफिनॉल मेक्स लॉस ऑफ ए प्रोटॉन लिटिल मोर डिफिकल्ट। लिटिल मोर डिफिकल्ट का मतलब ये हुआ कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, H+ जो बाहर निकल रहा है, वो इजिली बाहर नहीं निकल पाता है। जब वो निकल ही नहीं पाएगा इजिली बाहर, तो एसिडिटी काहेगी, H+ आराम से निकल जाए तभी ना कहेंगे कि स्टेबल आयन बना है, तभी ना हम कहेंगे कि हाँ भाई ये ज्यादा एसिडिक है। अब माइनस आर माइनस आई दोनों ही काम कर रहा है आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, फिर भी आपका H+ बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एसिडिटी तो घटा रहा है, एसिडिक कम हो गया वो। अब पैरा वाला तो भाई निकाल दे रहा है, तो पैरा वाला की ज्यादा हो गई। अब क्यों नहीं कर पा रहा, अगर आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप है तब तो इसको आराम से H को निकाल देना चाहिए ना, फिर ये निकाल क्यों नहीं पा रहा है, ध्यान दीजिए बातों को, ठीक है। दिस बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेक्स लॉस ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है, little more difficult because in these cases the acidic hydrogen is involved in the formation of intramolecular hydrogen bonding with electronegative element oxygen। आगे कहानी पास समझ में कि आर्थो पोजीशन पर जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ जो हाइड्रोजन है फिनॉल का, वो हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपका वो H निकल ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी एसिडिटी कम हो जाती है पैरा से। पैरा वाला आराम से निकाल देता है, लेकिन ये नहीं निकाल पाता। पैरा वाला आराम से क्यों निकालता है, क्योंकि डिस्टेंस इतना बढ़ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आसपास भी तो चाहिए ना, तो आर्थो पोजीशन पास में है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। बात समझ में आ रही है, फिर से सुनो बात को, क्या कह रहा है कि आर्थो पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप होता है तो ये H+ को निकाल नहीं पाता है, इजिली डिफिकल्ट हो जाता है इसका निकालना। कौन सा, एसिडिक हाइड्रोजन की बात हो रही है, प्रोटॉन मतलब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटरमोलिकुलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स। लेकिन इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी में ही, उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो NO2 है ना,
यहाँ पे O नेगेटिव है और यहाँ पे इस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से अब इसके अंदर -I-R दोनों है, खींचने की क्षमता है, लेकिन ये हाइड्रोजन ही नहीं निकल पा रहा है ना। क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि O नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसने इसको ट्रैप कर लिया, पकड़ के रख लिया, जिसकी वजह से ये H के फॉर्म में बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो इसकी एसिडिटी को ये डाउन कर दे रहा है। कौन? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी आर्थोनाइट्रोफिनॉल की डाउन हो जा रही है, लेकिन इस केस में डिस्टेंस होने की वजह से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जा रही है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि इसके पास -R -I दोनों है, फिर भी इसकी एसिडिटी कम हो गई कि आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ से खींचा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन भाई साहब इसको निकलने नहीं दे रहा है ना, इसको अलग ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से वहीं पे चिपका के रखा है। तो सॉरी, इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन निकल नहीं पा रहा है, इस वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है आर्थोनाइट्रोफिनॉल में, तो इसकी एसिडिटी को वो कम कर दे रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी होगी, देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल की, और सबसे कम हो जाएगी मेटा वाले की, और सबसे कम होगी फिनॉल की एसिडिटी। यहाँ पर अच्छे से इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है ना, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ट्विस्ट होने की वजह से इसको पूछा जाता है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आर्थोनाइट्रोफिनॉल की, सबसे कम मेटानाइट्रोफिनॉल की, और चूंकि चाहे आर्थो में हो, चाहे पैरा में हो, चाहे मेटा में हो, नाइट्रो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो वो किसी भी जगह पर हो वो इलेक्ट्रॉन को खींच तो रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा तो रहा है, फिनॉक्साइड आयन की, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, मतलब कि आपका फिनॉल से तो वो ज्यादा एसिडिक ही होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है किसी भी जगह पर, तो वो एसिडिटी को तो बढ़ाएगा ही, तो वो फिनॉल में तो कोई भी अभी नहीं है, फिनॉल में तो सिंपल फिनॉल है वो, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको मैंने बॉक्स में कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आपने पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल्स के आइसोमर के बारे में कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन नहीं होगा, तो काफी डीपली मैंने आज आपको पढ़ाया है। मैं चाहती तो इसको 10 मिनट में खत्म कर सकती थी, लेकिन अभी आपका कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गया है, तो अब आप फ्यूचर में आपको कॉपी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। काफी डीपली मैंने आपको बताया आज, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। तो ये था आज नाइट्रोफिनॉल की कहानी। तो आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, थोड़ा भी समझ में आया, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल लाइक इस वीडियो को दे, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंच सके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो को बनाने के लिए। और साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टॉल की एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।